जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में दोस्तों, जो आपका अभी लेटेस्ट सीटेट हुआ था 2022-23, उसको तो हम सब डेली कवर ही कर रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपके ऑफलाइन मोड हुआ था पेपर 2011 से लेके, उन सभी को हम सब यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि जो इस बार आपका सीटेट एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड होगा। इसीलिए हम सब ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड को भी डेली कवर करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सभी बच्चे को फोकस करना चाहिए, वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों सभी लोग इसको ही ज़्यादा वरीयता देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम जो होता है वो आपके पूरे एग्जाम में लैंग्वेज का खेल होता है। आपके तर्क शक्ति कितना बढ़िया है, आप किसी क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन को कितना अच्छे से सोच ले रहे हैं कि कौन सा आंसर उसमें सही होगा। क्योंकि जो इसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें सब ऐसा लगेगा कि सभी चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उस चारों में कौन सबसे ज़्यादा सही है उसी को आपको टिक करना होता है। अब इसके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे लैंग्वेज को घुमाता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर सिर्फ लैंग्वेज का आप समझ गए किस तरीके से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, तो आप अच्छे से सीटेट को पास कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम सब यहाँ से क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका है 26 जून 2011 में हुआ था। इसमें हम सब CDP को कवर कर चुके थे। आज हम सब कवर करेंगे EVS को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब आप सबके लिए सीटेट के नए स्टडी मटेरियल प्लस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और दोस्तों उसके साथ में जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे आप सबके लिए डेली उपलब्ध कराया जाता है, और उसकी PDF भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, जो कि लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम सब EVS को स्टार्ट करते हैं 26 जून 2011 का आपका एग्जाम पेपर को। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण अध्ययन। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह आपका दत्त कार्य से संबंधित है। कह रहे हैं कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है, या फिर सी ऑप्शन है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या फिर लास्ट ऑप्शन है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने के लिए उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों दत्त कार्य का मतलब यही होता है दोस्तों, जो हम दैनिक जो अपना इस दत्त कार्य में दत्त कार्य दैनिक पाठ्य योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। दोस्तों किसका? दैनिक पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित होती हैं व निर्देशित होती हैं। यह शैक्षिक क्रियाओं को दिशा देने का मुख्य साधन होता है। दोस्तों जो दत्त कार्य में यही सब क्रियाएं होती हैं, यह कक्षा के कमरे में या उससे बाहर दूसरे दिन के कार्य की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों इस दत्त कार्य में हम जो कक्षा में चल रहा है उस दिन के लिए भी, और उससे बाहर जिसे हम कल के लिए भी कुछ तैयारी करना है, तो इस दत्त कार्य के माध्यम से हम सब उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दो आपका सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है डी ऑप्शन करें, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने। इसमें दोस्तों दैनिक जीवन का पाठ्य योजना बनाना, सूचना खोजना है, यह सब कार्य होता है। तो खोजना अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका डी इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किया जा सकता है। क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर बी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पौना करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किया जा सकता है। किस लिए सरल प्रयोग और निर्देश किया जा सकता है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इज राइट आंसर। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पौना
पौना करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो पर्यावरण में हम सरल इसलिए करते हैं ताकि वह बच्चा को ये स्वयं से सीखे, वह हर चीज़ अपने से सोचने का प्रयास करे, अपने से उसका आंसर देने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि आप उसको कोई रटन विद्या दे दें, रटा दें, हाँ यही चीज़ होता बस आप यही रट लो, ऐसा नहीं। उसे प्रेषित करिए कि वो अन्वेषण के तरीके से खोजे, वो खोजी बने कि मतलब हर चीज़ के लिए अंदर से उसके अंदर रुचि पैदा हो। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी है, पर्यावरण इसी पे जोर देता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज़ खांसी आ रही, इसका कारण क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि दुर्गा है अपने गांव में गोबर से चूल्हे पर खाना बनाती है, उसको जो है 3 महीने से खांसी आ रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जो पहला ऑप्शन है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या फिर दूसरा ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या फिर सी ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो दोस्तों इसमें जो आपकी सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, क्योंकि दोस्तों जो जलते हुए ईंधन से उत्पत्तित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों जो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा होगा, तो ये गलत होगा। और झोपड़ी के अंदर में ये सब तो गलत ही होगा। तो इस कह रहे हैं जिसे हम कोई धुआं कोई चीज़ जलाएंगे, जैसे हम गोबर को जला रहे हैं तो उससे धुआं निकल रहा है ना, वह धुआं उसके श्वसन नली में जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर जाएगा, नली में जाकर जम जाएगा, जमा हो गया होगा। जब बार बार ऐसे प्रक्रिया जैसे पहले 1 बार हो गया, 2 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यही प्रक्रिया आप रेगुलर करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे समस्या यही हो जाएगी कि आपके अंदर श्वास नली में समस्याएं होने लगती हैं। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? कहने एक राजस्थान का विद्यालय कक्षा 5 के बच्चों के लिए भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आप क्या चाहेंगे उसको आपको बताना है। पहला है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या फिर उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या फिर उन्हें ध्यान से अवलोकन कराना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। अब इसे आप सिंपल से समझेंगे, जो ऑप्शन गलत हो रहा है, अगर आपको कोई राइट आंसर नहीं पता है इसका क्या हो सकता है तो आप ऐसे समझ लीजिए ना क्या नहीं हो सकता। जिसे कह रहे हैं कि चीज़ों के बारे में कोई प्रश्न पूछे का सभी अवलोकन करना चाहिए। कह रहे चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे, तो आप ऐसा थोड़ी है बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी कह रहे हैं अब आनंद के लिए आप भ्रमण थोड़ी कराएंगे। आप भ्रमण का दोस्तों कभी भी अगर आनंद ऑप्शन आएगा आनंद के लिए उसे भ्रमण ले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, आपका एक गलत ऑप्शन होगा। जो डी कह रहे हैं कि यदि उनका कोई प्रश्न हो तो अब उनके अभिभावक से पूछेंगे जाके हाँ इसका क्या आंसर है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन? आपका सी बचा है। उन्हें ध्यान से अवलोकन कराना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो एक दूसरे से बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, हमने भ्रमण में जब गए थे हम वहाँ पे यह चीज़ देखे थे, हमने वहाँ पे यह चीज़ देखा था। अगर जाहिर सी बात है दोस्तों सभी चीज़ें सभी बच्चा, जैसे एक बच्चा है अब सभी चीज़ें वह नहीं देख पाएगा, लेकिन जब 50 बच्चे हैं तो वह कोई न कोई चीज़ें सभी, ऐसा कोई चीज़ नहीं बचेगा जो बच्चा ना देखे। लेकिन जब वही एक दूसरे से बताएंगे हमने वहाँ पे वह चीज़ देखा था, वो नहीं कहे, अगर दूसरा बच्चा नहीं देखा है पूछेगा ना कहाँ पे है तो बताए अरे नहीं वहाँ पे था, कहा अच्छा जहाँ हम सब वहाँ पे गए थे तो वहाँ। इस तरीके से जब एक दूसरे से अपने से बात करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे हाँ तो हम कहाँ पे क्या घूमे थे क्या देखे थे उसके बारे में। यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि अपने आप में दोनों सभी लोग बैठ कर उस भ्रमण के बारे में चर्चा करें और जो टीचर होता है दोस्तों उसको भी उसके बारे में बताना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों में से 2 डोरियों से अलग करती है। कौन दोस्तों? रानी। पहला है जो केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, ये हो गया दोस्तों। जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब,
प्लास्टिक के खिलौने, तो इसमें होगा दोस्तों जो आगे ऑप्शन दिया गया है। रानी ने 2 डोरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर अलग किया उसको बताइए आप। दुर्गंध और दुर्गंध रहित, या फिर अपघटित होने वाले, या फिर अपघटित ना होने वाले। दो सी ऑप्शन है। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, या फिर घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा। तो इसमें जो कि आपको बताना है उसने किस प्रकार से अलग किया। एक में केला के छिलका डाल रहा है, सब्जियों के छिलके डाल रहे हैं, सूखी पत्ती डाल रही है, और एक में क्या है, बोतल डाल रहे हैं, टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक, ये सब खिलौने डाल रही हैं। तो जिसमें सही होगा दोस्तों, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक अपघटित होने वाले हैं और एक अपघटित होने वाले नहीं हैं। जैसे आपके केले के छिलका, सब्जी, ये सब क्या हैं, और जो आपके जैम, बोतल, ये सब आपके अलग हैं। तो दोस्तों वो इसका जो सही आंसर होगा अपघटित होने वाले और अपघटित ना होने वाले। अब जैसे आपका केले का छिलका अपघटित हो जाएगा, सब्जियाँ ये सब आपके अपघटित होते हैं, लेकिन बोतल ये सब आपके अपघटित नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें दोपहर के भोजन अवकाश के बाद परिवार अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। करें दोपहर जब इंटरवल के बाद आप ईवीएस को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे रुचि नहीं ले रहे, तो उसमें आप क्या, किस तरीके से आप बताएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे। अब आपको सोच के बताना है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन उससे समझ लीजिए। ऑप्शन में जो सबसे सही है उसको आपको बताना है। कह रहे बच्चे से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या फिर अगला ऑप्शन है बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, या फिर सी ऑप्शन है प्रकृति को तुरंत बदल देंगे। ये भी गलत है दोस्तों। करें कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री पर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब बी क्यों सही होगा उसको आपको हम बता देते हैं। जैसे बालक को अभी कोई आप लेक्चर दे रहे हैं, तो बच्चा, छोटा बच्चा है, उतना नहीं अच्छे से सुनता, लेकिन कोई चीज़ अभी आप चित्र दिखा दे रहे हैं, कह रहे दृश्य श्रव्य। यहाँ पे देखिए, अगर समझने वाली बात है तो यहाँ पे दृश्य देखे भी और सुने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रव्य चल रहा है, वहाँ पे दृश्य और श्रव्य श्राव्य, कोई मल्टीमीडिया से कोई चीज़ फिगर दिखाएं। तो इस प्रकार से जब आप कोई चीज़ करेंगे उसका मन लगेगा, वो अंदर से जागृत होगा और पढ़ने का प्रयास करेगा। तो वही कह रहे हैं, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ नहीं पूछा है, जो भी नहीं पूछे उसको थोड़ा सा आप इंडिकेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन पर आपका ध्यान रहे। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, या फिर चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। अगला ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, या फिर चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो ऑप्शन इसमें जो आपका गलत होगा। अब इसमें गलत पूछा है, नहीं पूछा है, तो गलत के साथ चलेगा, डी गलत है। अब डी गलत क्यों है? क्योंकि अब अगर आप चिड़ियाघर जा रहे हैं, जानवरों के लिए खाना कभी नहीं ले जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन इतना दोस्तों, इतना ही बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप किसी न किसी सेट में यह ज़रूर मिल जाएगा, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो जानवरों के लिए खाना नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना ले जाएंगे, जानवरों को खिला रहे हैं, छोटा बच्चा है, समझ नहीं पाएगा, हाथ पकड़ ले, नुकसान हो जाए, या फिर कोई जानवर काट ले, ये सब दिक्कत हो जाती हैं। इसलिए बाकी चीज़ें कहना चाहिए कि ड्राइंग ले जाना चाहिए, कौन से भोजन क्या खाते हैं, या पता लगा सकते हैं कि हाँ चिड़ियाघरों के विभिन्न जानवरों के, जैसे हम गए वहाँ पे समझ के आए, भ्रमण करा के आए, पूछिए कि कौन जानवर कौन सा क्या भोजन करता है, ये सब पता कर सकते हैं। लेकिन आप जानवर के लिए भोजन लेके जाएंगे यह नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किसकी दोस्तों? बीज अंकुरण की अवधारणा को। करें अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। अब आपको क्या बताना है? बीज अंकुरण की अवधारणा, कैसे बीज अंकुरित होते हैं उसको आपको अगर क्लास में बताना है। अब अपने से सोचिए किस तरीके से बच्चों को बताएंगे
कि बच्चे जल्दी से समझ जाएंगे। पहला कह रहे हैं अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कहना। दूसरा ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। कैसे दोस्तों, बोर्ड पर चित्र बनाएंगे और अंकुरण के जो चरण हैं उसको आप प्रदर्शित करेंगे। या फिर अगला ऑप्शन है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे दोस्तों, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं लगभग आपको सभी ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन तो जाहिर सी बात है, अंकुरित बीज को फोटो दिखाएं तभी तो समझेगा कि हाँ बीज किस प्रकार निकल रहा है। कच्चा अंकुरित में स्पष्ट कहना, यह भी से भी आपका, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा सही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बीज बोने, बीज कैसे बोया जाए, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने या फिर उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगर कहीं इसमें ऑप्शन डी नहीं दिया होता तो इसमें से तीनों में से कोई एक सही होता, क्योंकि सही है, ये भी सही है। इसलिए सीटेट में क्वेश्चन जो पूछता है दोस्तों इसी प्रकार से पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है दोस्तों। कौन? मीरा। मीरा क्या खा रही है? समोसे खा रही है, कटलेट खा रही है, डबल रोटी खाना पसंद कर रही है। जबकि दिव्या दोस्तों ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी दोस्तों? अब देखिए दोस्तों किस क्वेश्चन में किस तरीके से घुमाया है। मीरा है वो समोसा, कटलेट, डबल रोटी खा रही है, और जो कि दिव्या है कह रहे कि जिसमें लौह तत्व की कमी हो दोस्तों, जिसमें आयरन कम पाया जाता है, वह दिव्या को पसंद है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी उसको आपको बताना है। पहला है स्कर्वी एनीमिया रतौंधी, और मोटापा एनीमिया या फिर मोटापा और स्कर्वी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा, तो इसमें सही दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो। क्योंकि अभी आप समोसा, कटलेट ये सब बाहर कीजिए, ज़्यादा खाएंगे क्या बढ़ेगा? आपका मोटापा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसमें लोहा की मात्रा नहीं है तो आपसे समस्या क्या होगी, कौन सी बीमारी हो सकती है? वह एनीमिया हो सकता है। इसीलिए आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। कैसे पानी में दोस्तों? साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि अब आपको बताना है क्योंकि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाएगा और नमकीन पानी, खारा पानी है तो उसमें तैरता रहेगा। पहला ऑप्शन है जो नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नमकीन पानी दोस्तों, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, तभी तो वह दोस्तों उसमें डूब जाएगा, उसमें तैरता रहता है। ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या फिर अगला ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट ऑप्शन करें रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया था। बी क्या दिया गया था? बी दिया गया था कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं दोस्तों, खत्म नहीं हो तो वह निष्क्रिय, जब कम तापमान उससे ठंडा हो जाएगा जाता तो जो रोगाणु होता है निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए आपका जो पके चावल हैं वह काफ़ी समय तक चलता है रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कवर करते हैं। कह रहे हैं रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है दोस्तों? अभी आप गए कभी जांच कराने, मलेरिया की जांच करा रहे हैं, तो उसमें कैसे पता चलेगा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, उसको आपको बताना है। पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या फिर बी ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या फिर रक्त में मच्छर के लार्वे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो किससे दोस्तों मलेरिया की पहचान होती है उसको आपको बताना है। इसमें जो आपका सही होगा दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों सी आपका ए आपका राइट आंसर होगा। इसी से दोस्तों आपके मलेरिया की पहचान होती है, इसको आप नोट करिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या फिर स्थानीय या विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक या संस्कृत विविधता को ध्यान में रखता है। इसमें जो आपको बताना था, क्या बताना था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग बतावा। जो कविताएं और कहानियाँ होती हैं उसका प्रयोग आपको बताना था। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। करें जो कविताएं कहानियां होती हैं स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करती हैं। क्योंकि दोस्तों जो कविताएं कहानियां होती हैं उसके माध्यम से संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि किसी एक कविता के जरिए संसार को समाहित कर दिया गया है, संसार के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों कविता और कहानियों के माध्यम से बताया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चिपके आंदोलन को बल मिला था। ऑप्शन है पहला सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर अमृता देवी बिश्नोई, या फिर मेधा पाटेकर, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए.के. बनर्जी। तो दोस्तों आपको चिपको आंदोलन बताना है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा इसको बल मिला था। तो ऑप्शन आपका, जैसा कि इसका आंसर सबको ही पता होगा दोस्तों, चिपको आंदोलन किसके, सुंदरलाल जो बहुगुणा हैं उनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। और इसमें जो विरोध किया गया था किस चीज़ के किया गया था, वृक्ष की कटाई को लेकर किया गया था। जो आपका चिपको आंदोलन है किसके लिए किया गया था, वृक्ष को कटाई के विरोध में किया गया था। और ये इसका आंदोलन जो था दोस्तों आपके उत्तराखंड में हुआ। और कौन इसके दोस्तों शुरुआत करते थे, वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करें विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, आपको विटामिन को बताना है। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, पहला ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दोस्तों क्या, विटामिन। तो किस आपको विटामिन के बारे में बताना है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए इसमें जो सही होगा दोस्तों, जो आपका हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दोस्तों क्या आवश्यक है, विटामिन। विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हीनताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है। अब इसका जब हम आपको बता रहे थे, जो जिसमें रहने के लिए आवास के बारे में जब आपका हम थ्योरी क्लास को लिए थे, तो उसमें आपको बताए थे ना कि किस प्रकार से कहाँ पे कैसे आवास पाए जाते हैं, किस लिए उसको गोबर से लीपा जाता है। तो वहाँ पे आपको बताए थे। लेकिन इसमें आपको बताना है किस लिए आप जो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से पहले ज़्यादा लीपा जाता था, अभी तो नहीं। झोपड़ी की दीवारों में फर्श को गोबर से लीप देते थे। बहुत लोग जो पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, कह रहे हैं कीटों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाने के लिए, घर्षण बनाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दोस्तों जो गोबर से लीपा जाता था उसका एक ही मतलब था, जो था आपका जो वहाँ पे कीड़ों से बचाने के लिए। क्योंकि जब हम गोबर से लीपते हैं उसे जो कीड़े होते हैं वह मर जाते हैं, या फिर कीड़े नहीं आते हैं। तो ऑप्शन आपका कीड़ों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। किसको दोस्तों, जो दाना है उसको भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है क्या कहलाता है, हस्तचयन कहलाएगा, थ्रेशरिंग कहलाएगा, निष्पादन कहलाएगा, या फसल की कटाई कहलाएगा। आपको बताना है जैसे गांव में जब हम गेहूं को दाते हैं तो वो किस प्रकार से, वह क्या कहलाता है, उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जैसे दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसान दानों के भूसे से थ्रेशरिंग करता है। कहते हैं थ्रेशर से भूसे को हम अलग कर लेते हैं, दाने को अलग कर लेते हैं, उसमें जब डालते हैं तो दाना अलग आता है और भूसा आपका अलग हो जाता है। ये तो सबको ही पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नहीं दोस्तों, आपके जो ऑफलाइन में पेपर होगा जब नहीं पूछे उसको थोड़ा आप गोला कर दीजिए या फिर थोड़ा डैश कर दीजिएगा ताकि पता रहे इसमें नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या फिर बी ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, या फिर सी ऑप्शन है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो दोस्तों इसमें जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं है, जो वो आपको जो कहानी बच्चों को बताते हैं, पाठ्य पुस्तक बताते हैं, पाठ्य पुस्तकों में जो पहेलियाँ होती हैं वो उसका क्या उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों इसका यह मतलब कभी नहीं होता कि बच्चों को भ्रमित कर दो, कहानी दे दो, कहानी पढ़ के भ्रमित हो जाए ताकि वो क्वेश्चन न पूछे, अपने में मस्त रहे। इसका यह मतलब कभी नहीं होता। ऑप्शन डी इज गलत है और गलत के साथ सही चला जाएगा, इसलिए यार डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव। दोस्तों कैसा व्यक्तिगत अनुभव अगर आप दे रहे हैं तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पहला ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो पूछ रहा है यही कह रहा है कि अगर आप किसी बच्चों को व्यक्तिगत बता रहे हैं, व्यक्तिगत कुछ लाभ दे रहे हैं, तो आपका किस प्रकार से आपका फ़ायदा होगा, आपका कैसे लाभ मिलेगा, उसका क्या लाभ मिलेगा, आप ऐसे बता सकते हैं। पहला है। दूसरा जो था बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परामर्शित करने में, या फिर डी ऑप्शन है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें जो कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, जो आप पर्सनल यही होगा कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श को व सीखने को बढ़ावा देने में। तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। आप मानचित्र पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा कौशल दोस्तों शामिल है? उस पहला ऑप्शन है स्थान दूरी दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या फिर बी ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता, या फिर सी ऑप्शन है ग्लोबल पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या डी ऑप्शन है अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ गए होंगे। अगर आप मानचित्र को पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, तो मानचित्र में दोस्तों मैप होता है। मैप में क्या होता है? स्थान होता है, दूरी होता है, दिशा होता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि आपको बताना है कि जो हमारे अंदर पचने की क्षमता है जब हम बाहर नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे आमाशय में जाता है बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको आपको बताना है। अब इसमें देख रहे होंगे दोस्तों ईवीएस में आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं और जियोग्राफी के भी मिलते हैं। ईवीएस तो है ही, इसमें दोस्तों ये भी सारे आते हैं, इसलिए ईवीएस के अंतर्गत आपके ये सभी क्वेश्चन आते हैं। इस पर भी आपको फोकस करना होगा। पहला ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत अधिक होता है, या फिर डी ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपको यही बताना है पाचक रस जो है वो हमारे पेट के अंदर क्यों इतना जल्दी से कोई चीज़ को डाइजेस्ट कर देते हैं और जो बाहर क्यों बहुत लेट होता है। इसमें जो कि सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। जो आमाशय के अंदर भोजन मंथन होता है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइम्स क्रिया तेज हो जाती हैं। यही आपका सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्योंकि ये आपके जो एनसीईआरटी इसमें
टिकट के बारे में है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी ऑप्शन है बच्चों को रेल के बारे में बताता है, टिकट प्रयुक्त विभिन्न, अगला ऑप्शन जो था टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संचप्ति क्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। या फिर डी ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चे की कुशल यहाँ पे कुशलता होना चाहिए, कुशलता का विकास करता है। तो जो टिकट का मतलब होता है उसको आपको बताना था, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अंतःक्रिया कराने का, कोई टिकट देखेगा उसके बारे में सोचेगा, जानेगा, पूछेगा, ये सब होता है। बाकी ये सारे आपके ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे फिर नहीं पूछा है कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा। पहला है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। या फिर बी ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। या फिर सी ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। या फिर डी ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इसमें जो पर्यावरण अध्ययन का नहीं होना चाहिए, इसमें गलत, जो इसमें चारों ऑप्शन जो गलत होगा, अब गलत के साथ चला जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, अब इसका थोड़ी मतलब होता है कि पर्यावरण इसलिए है ताकि बच्चों के ऊपर बोझ डाल दो, तो ये होगा ही नहीं। तो यह गलत है और गलत के साथ चला जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ग्रेड पक्षी बैठा है दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि। दोस्तों कह रहे हैं बगुला जो है भैंस के ऊपर रहता है, वह क्यों रहता है दोस्तों, उसको आपको बताना है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पहला ऑप्शन जो है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। दूसरा ऑप्शन है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। या फिर सी ऑप्शन है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों तो अब देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है घास में पाए जाने वाले कीट खाते हैं। अब बताइए जो घास में पाए जाने वाले कीट हैं उसके शरीर के ऊपर रहेंगे तो खा डालती है भैंस, तो फिर ये होगा नहीं। भैंस अब गाना थोड़ी गा रहा है, बगुला बैठ के ऊपर मौज थोड़ी करेगा, गाना गाएगा वो। जो सी ऑप्शन है उड़ने के बाद आराम करने के लिए बस उसके भैंस ही मिलेगी, भैंस के ऊपर हम बैठ के आराम करें, ये तो होगा नहीं। जो आपका डी होगा यही सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके गलत दिख रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको आंसर ना सही लगे, उसमें वह आप सब चुनिएगा जिसमें जो गलत हो, या फिर जो आप जान रहे हैं कि यह नहीं हो सकता उसको बाहर कर दीजिए, बाकी जो होगा वही होगा ही। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। हम किस लिए बालक को जो ईवीएस पढ़ाते हैं प्राथमिक, हम क्यों पढ़ाते हैं। कह रहे हैं बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना। या फिर लास्ट ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों जिसमें जो कि सटीक आंसर आपका होगा वो ऑप्शन ए होगा। विद्यालय में बच्चे के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, पर्यावरण का यही मतलब है, बाकी और सारे ऑप्शन गलत होंगे, इसका यह मतलब नहीं है। जो पर्यावरण का मतलब होता है, मतलब यही है कि आप प्राथमिक कक्षा में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चा भी 3 से पर्यावरण चलता है, आपके 2 में नहीं चलता। ये सब आप ध्यान रखिएगा। 2-1 में आपका ईवीएस नहीं चलता, आपके चलता है 3 से चलता है ईवीएस। लेकिन ईवीएस के जो सब्जेक्ट होते हैं, ईवीएस जो है वह पढ़ाया जाता है किसके जरिए, मैथ और आपका जो हिंदी होता है उसमें आपका ईवीएस समाहित करके पढ़ाया जाता है। लेकिन आपका बुक जो चलती है वो बुक चलती है 3 से। तो आप वो जो पहला ऑप्शन होगा विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। कह रहे हैं कि इसका अगर समझे उबालना और वाष्पीकरण, कोई चीज़ हम उबाल रहे हैं, कोई चीज़ वाष्पीकरण हो रहा है,
तो इसमें अंतर क्या है उसको आपको बताना है। पहला, क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। अगला बी ऑप्शन है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती। या फिर सी ऑप्शन है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। डी ऑप्शन है, क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। अब देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा अगर समझेंगे तो ये सब जानते ही होंगे आप कि किस वाष्पीकरण में क्या होता है, क्वथनांक में क्या होता है, हम कोई चीज़ उबालेंगे उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण में क्या होता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्योंकि दोस्तों वाष्पीकरण दोस्तों आपका किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन है वह नहीं हो सकता। यही अंतर है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए अब कोई चीज़ आप उबाल रहे हैं उसके लिए टेम्परेचर चाहिए। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु क्वथन केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। ये दोस्तों अंतर है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, क्या है दोस्तों, जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। किससे करता है दोस्तों, एक जो स्त्री है उसका क्या रक्त समूह है, ए है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। कितना संभावना है दोस्तों, उसका बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या है। पुरुष का क्या है, ओ है, और उसकी पत्नी का है, ए है। अब बच्चे का क्या होगा उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि क्या होगा या नहीं बताना है, उसका कितना चांस है कि उसका ओ हो सकता है। जो पिताजी का है वो बालक का है, कितना % चांस है कि इसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 50% चांस है, 50% चांस है उसका ओ हो सकता है। क्योंकि ओ और ए दोनों में बच्चों में किसी भी रक्त समूह में हो सकता है। 50 आपका उसका भी चांस है, 50 उसका भी है, इसलिए आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं टूटता तारा उल्का है। जो टूटता तारा उल्का है क्या है उसको आपको बताना है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। या फिर डी ऑप्शन है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उल्का पिंड ऐसा है दोस्तों कि वायुमंडल में पहुँचते ही इसमें आग लग जाती है और नष्ट हो जाता है। कभी कभी आपने देखे होंगे जो आसमान में कोई चीज़ ऐसा आग की तरह जलती हुई भी आती है, तो वही उल्का पिंड होता है। जो वो आपके वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें आग लग जाती है और नष्ट हो जाता है। यही आपका डी इज राइट आंसर। और इसमें जो आग पकड़ती है दोस्तों वह वायु में घर्षण बल के लगने के कारण उसमें आग पकड़ लेती है, उसको आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, कह रहे हैं छोटे बच्चों, पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी ऑप्शन है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। या फिर डी ऑप्शन है, अर्धवार्षिक और वार्षिक वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, प्राथमिक स्तर में क्या शामिल होना चाहिए उसको आपको बताना है। अब इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी इज राइट आंसर। जब आपका बालक को सतत मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन करते रहेंगे कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, तो यह प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि उनकी जो आप ऐसा आकलन करेंगे उनकी कमियां होती हैं आपको पता होती रहेंगी और उसको आप दूर करने का प्रयास करते हैं। बी इज राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों आज हमने ख़त्म किया जो आपका 26 जून 2011 का सीटेट एग्ज़ाम हुआ था और इसमें हम सब CDP को कवर कर चुके थे। आज आपका कवर हुआ EVS। कल हम फिर एक नए सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अब इसी के साथ यह क्लासें समाप्त करते हैं। धन्यवाद।